जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे पत्रकारिता के करियर के शुरुआत से जुड़ी हुई है और शायद अपराध जगत की, अंडरवर्ल्ड की जितनी मैंने बड़ी खबरें ब्रेक की उनमें से शायद ये सबसे पहली खबर थी। तो कहानी जुड़ी है साल 2000 से। मैं तब आज तक के लिए काम करता था और उन दिनों आज तक कोई 24 घंटे का न्यूज चैनल नहीं था। 24 घंटे का न्यूज चैनल वो साल 2001 में बना। उससे पहले वो एक 20 मिनट का न्यूज कैप्सूल आता था जो कि दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था। तो मैं उसके लिए काम करता था। उसके मुंबई ब्यूरो का मैं सदस्य था और मुझे क्राइम बीट की जिम्मेदारी दी गई थी। तो बतौर क्राइम रिपोर्टर ये जरूरी हो जाता है कि आप पुलिस कर्मियों से मिलें और उस दौरान, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 90 के दशक का अंत था और तब मुंबई में अंडरवर्ल्ड शहर पर हावी हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड के खौफ में जी रही थी मुंबई। हर दिन गोलियां चलती थी, हर दिन शूटआउट्स होते थे, एनकाउंटर्स होते थे और पुलिस के अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे और जिनको लीड करते थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी और तमाम क्राइम रिपोर्टरों के संपर्क इनसे हुआ करते थे और इन्हीं से मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई खबरें मिलती थी। जो अंडर करंट्स मुंबई अंडरवर्ल्ड के चलते थे वो इन्हीं के जरिए पता चलते थे। तो ऐसे में इनके साथ में रिश्ते रखना, इनसे मेल मुलाकात करना हर क्राइम रिपोर्टर के लिए जरूरी हो जाता था। तो ये बात सितंबर 2000 की, और अगर शायद मैं गलत नहीं हूं तो ये तारीख थी 16 सितंबर 2000 की और मैं अंधेरी इलाके में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी के साथ बैठा हुआ था। किसी खबर पर मैं चर्चा कर रहा था। दोपहर का वक्त होगा, कोई 12-1 बजे के करीब, और बात करते करते अचानक उस अधिकारी के पास उसके किसी इन्फॉर्मर का फोन आता है और फिर उस अधिकारी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो काफी गंभीर हो जाता है और फिर मुझसे कहता है कि एक बहुत बड़ी खबर है, छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला हो गया है और शायद वो मर गया है। उसके मरने की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ये खबर तय है कि उस पर अटैक हुआ है और छोटा शकील के लोगों ने अटैक किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं किसी 24 घंटे के न्यूज चैनल में काम नहीं करता था। खबर तो मेरे पास आ गई थी लेकिन वो रात को ही चल सकती थी। मैंने अपने बॉस को फोन किया, अपने ब्यूरो चीफ को, और उनको बताया कि इस तरह की जानकारी मिली है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में जानकारी दी। तो जो दिल्ली के रिपोर्टर्स थे, जो केंद्रीय एजेंसियों को कवर करते थे, विदेश मंत्रालय को कवर करते थे, उनको बताया गया। और आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है तो इंडिया टुडे मैगजीन के जो क्राइम रिपोर्टर्स थे, जैसे मुंबई में शीला रावल थी, उनको बताया गया। तो इन सब लोगों ने भी फिर उस पर काम करना शुरू किया और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटानी शुरू की। तो ये बात कंफर्म हो गई कि छोटा राजन पर हमला हुआ था, लेकिन ये भी पता चला कि वो उस हमले में घायल हुआ था, छोटा राजन की मौत नहीं हुई थी। तो रात को 10 बजे जब आज तक का बुलेटिन एयर हुआ तो उसके बाद वो खबर ब्रेक हुई और फिर बाकी के सारे चैनल भी उस पर टूट पड़े और लगातार फिर यही खबर छाई रही कि छोटा राजन पर बैंकॉक में अटैक हो गया है। इसके बाद कुछ एक न्यूज चैनलों ने अपने रिपोर्टर्स भी भेजे थाईलैंड में इस पूरे घटना का फॉलोअप करने के लिए और आगे की खबरें निकालने के लिए। तो आज की कहानी इसी डी कंपनी के ऑपरेशन बैंकॉक की है और उस शूटर की है जिसे कि इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दाऊद के गुर्गे छोटा शकील ने दी थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डी कंपनी के खतरनाक शूटर फिरोज कोंकनी के बारे में बताया था। तो आज मैं जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं ये उससे भी एक खतरनाक शूटर है। इसका नाम है मुन्ना झिंगाड़ा। मुन्ना झिंगाड़ा का असली नाम जो है मुजक्किर सैयद है और ये मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का रहने वाला था। वहां के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में ये अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहा था, सेकंड ईयर का छात्र था। और इसको झिंगाड़ा इसलिए कहते थे क्योंकि झिंगाड़ा ये जो शब्द है, ये दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल चरसी लोग करते हैं। जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, चरस पीते हैं, वो करते हैं और उसकी गोली को, चरस की गोली को झिंगाड़ा कहा जाता है। तो इस शख्स के बारे में ये जानकारी थी कि ये चरस लेता था और हमेशा झिंगाड़ा अपने पास रखता था, तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया था अंडरवर्ल्ड में मुन्ना झिंगाड़ा।
तो इसके बारे में यह बताया जाता है कि ये काफी गर्म मिजाज का था, गर्म खोपड़ी का था, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, अपना आपा बहुत जल्दी खो देता था, अक्सर इसके झगड़े होते रहते थे। तो एक बार इसका झगड़ा जिस मोहल्ले में वो रहता था जोगेश्वरी में, वहां के ही एक लोकल दबंग से हो गया, वहां के ये गुंडे से हो गया जिसका नाम वजीर था। और बात बात में ये इतना गुस्सा गया, इतना इसने अपना आपा खो दिया कि एक चॉपर के जरिए इसने वजीर के सीने पर वार किया, और वो वार इतना घातक था कि वहीं पर वजीर की मौत हो गई। इसके बाद इसने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यह बात है फरवरी 1990 की। फिर इसको जेल भेजा गया और करीब 2 साल के बाद नवंबर 1991 में ये जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद में बताते हैं कि इसने तय किया कि अब ये कोई अपराध नहीं करेगा, एक आम नागरिक के जैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा, कानून के दायरे में रहेगा, और इसने अपने घर वालों से भी यही बात कही। और फिर इसके पिता का जो प्लम्बिंग का बिजनेस था उसमें ये हाथ बटाने लगा। अब हालांकि ये तो अपराध की दुनिया छोड़ना चाहता था, लेकिन जिस वजीर की इसने हत्या की थी उसका भाई वो बदला लेना चाहता था, बदले की आग में जल रहा था, और वो मुन्ना झिंगाड़ा को खत्म करना चाहता था। तो एक बार उसका आमना सामना मुन्ना झिंगाड़ा के साथ हो गया और उनके बीच में हाथापाई हुई, और उस हाथापाई में मुन्ना झिंगाड़ा ने उसका सिर फोड़ दिया। हालांकि वो घायल तो हो गया, उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन मुन्ना झिंगाड़ा की फिर से गिरफ्तारी हुई। फिर वापस जेल से छूटकर जमानत पर मुन्ना झिंगाड़ा बाहर आया, लेकिन जो भाई था वजीर का, वो अभी भी मुन्ना झिंगाड़ा से बदला लेना चाहता था। किसी ना किसी तरीके से वो मुन्ना झिंगाड़ा को मारने की साजिश रच रहा था। और फिर एक दिन खबर आती है कि मुन्ना झिंगाड़ा ने उसकी भी हत्या कर दी। तो वजीर के भाई की हत्या करने के बाद मुन्ना झिंगाड़ा मुंबई छोड़कर भाग गया, उत्तर प्रदेश में चला गया। वहां पर छुप कर रह रहा था, लेकिन उसे खौफ था कि कहीं वजीर के गुट के कोई सदस्य जो है उस तक पहुंच ना जाए और उसकी हत्या ना कर दें, और इसलिए उसने एक देसी कट्टा खरीद लिया था, अपने साथ रखता था। इसके अलावा मुंबई पुलिस भी उसे तेजी से तलाश कर रही थी, वो भी ढूंढ रही थी। ओशिवरा पुलिस थाने ने, जिसकी हद में ये वारदात हुई थी, उस ओशिवरा पुलिस थाने ने एक स्पेशल टीम बनाई थी मुन्ना झिंगाड़ा को ढूंढने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, और फिर आखिर में उस टीम को कामयाबी मिली और मुन्ना झिंगाड़ा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब उसकी पुलिस कस्टडी खत्म हुई तो उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसे आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब जब आर्थर रोड जेल में वो पहुंचा तो पहुंचने पर उसका नाम वहां पर पहले से ही चर्चित हो चुका था। आमतौर पर जब कोई कैदी मर्डर जैसे संगीन जुर्म में जेल में पहुंचता है तो जो बाकी के कैदी होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, वो उसको इज्जत की नजर से भी देखते हैं और उससे डरते भी हैं। और खास करके जो अंडरवर्ल्ड के गैंग्स होते हैं उनकी नजर ऐसे लोगों पर खास होती है। वो इसी तरह के लोगों को ढूंढते हैं जो कि किसी की हत्या करने से भी ना कतराएं, किसी की जान लेने से भी ना कतराएं, जिन्होंने किसी तरह की हिम्मत दिखाई हो। तो मुन्ना झिंगाड़ा जब वहां गया तो वहां पर उसकी नजर एक इस्माइल मलबारी नाम का एक शख्स था। इस इस्माइल मलबारी की नजर उस पर पड़ी, मुन्ना झिंगाड़ा पर, और इनके बीच में बोलचाल शुरू हुआ। पता चला कि ये जो इस्माइल मलबारी है ये छोटा शकील का गुर्गा था, दाऊद का दाहिना हाथ छोटा शकील, उसके लिए काम करता था। तो इस्माइल मलबारी ने ऑफर दिया मुन्ना झिंगाड़ा को कि क्या वो छोटा शकील के लिए काम करेगा, उसे अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे और गैंग का प्रोटेक्शन भी होगा। तो मुन्ना झिंगाड़ा तैयार हो गया।
इसके बाद डी कंपनी की ओर से उसकी जमानत कराई गई, वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने, जैसा कि इस्माइल ने उसको बताया था, एक नंबर दिया था कि वो छोटा शकील को फोन करे। उसने छोटा शकील को फोन किया उस नंबर पर। तो छोटा शकील ने उसे एक असाइनमेंट दिया, एक काम दिया, और काम यह दिया कि मुन्ना झिंगाड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की हत्या कर दे। अब शकील अरुण गवली की हत्या क्यों करवाना चाहता था, ये इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में इसका जिक्र किया है कि अरुण गवली ने दाऊद के बहनोई, यानी कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की 1991 में हत्या कर दी थी, और इसका बदला दाऊद लेना चाहता था। और इसी सिलसिले में उसने जे शूटआउट को भी अंजाम दिया था, जहां पर कि इब्राहिम पारकर को मारने वाले दोनों शूटर भर्ती किए गए थे इलाज के लिए। लेकिन एक शूटर को तो मार दिया था उस शूटआउट में, लेकिन अरुण गवली सेफ था, अरुण गवली को कुछ नहीं हुआ था, और दाऊद उसी को मारना चाहता था। अब अरुण गवली या तो जेल में रहता था, या फिर जब जेल से छूटता था तो अपने दगड़ी चाल में, जहां पर उसका घर था, वहीं रहता था, और वहां वो बेहद सुरक्षित था, उसके अपने लोगों का पहरा था वहां पर, तो वहां घुसकर मारना तो नामुमकिन था। तो जब मुन्ना झिंगाड़ा को यह असाइनमेंट दिया गया, तो उसके बाद मुन्ना झिंगाड़ा ने दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिर गवली तक पहुंचा कैसे जाए। तो ये वक्त था 1997 का साल था, जब अरुण गवली ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी, राजनीतिक पार्टी, शिवसेना को टक्कर देने के लिए, जिसका नाम रखा था उसने अखिल भारतीय सेना। तो इस अखिल भारतीय सेना की जुलाई 1997 में उसने एक रैली आयोजित की थी, और ये रैली काला घोड़ा से लेकर, दक्षिण मुंबई का काला घोड़ा इलाका है, वहां से आजाद मैदान जाने वाली थी, और वहां पर फिर अरुण गवली जनसमूह को संबोधित करने वाला था। किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की ओर से किसी जनसमूह को संबोधित करने की वो शायद पहली घटना होती, या कम से कम अरुण गवली के जीवन में तो पहली घटना होती जब वो इस तरह से किसी सभा को संबोधित कर रहा होता। तो मुन्ना झिंगाड़ा को लगा कि ये बहुत बढ़िया मौका होगा कि भीड़ के बहाने जो है वो उस तक पहुंच जाएगा, भीड़ में शामिल होकर उसका कार्यकर्ता बनकर, और फिर उसको खत्म कर देगा, काम उसका आसान हो जाएगा। और फिर उसने वैसा ही किया। उसने खुद को इस तरह के, उसने शॉल्स वगैरह लिए, बैजेस लगाए, ताकि वो अखिल भारतीय सेना का कार्यकर्ता लगे, और उसने एक गुलदस्ता खरीदा, और उस गुलदस्ते में उसने पिस्तौल छुपा दी, और वो उस मंच तक पहुंच गया आजाद मैदान में, जहां से खड़े होके अरुण गवली लोगों को संबोधित करने वाला था। करीब 75,000 लोग आए थे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से। अब वो अरुण गवली के मंच पर आने का इंतजार करने लगा कि जैसे ही वो मंच पर आएगा, ये गुलदस्ते से निकालेगा पिस्तौल को और गवली के ऊपर गोलियां दाग देगा। लेकिन इस बीच अरुण गवली को भनक लग गई कि डी कंपनी ने अपने शूटर भेजे हुए हैं उसको मारने के लिए, तो अरुण गवली आया ही नहीं वहां पर। सोचिए, खुद जिस जनसभा को आयोजित किया था उसने, उसमें वो खुद ही नहीं पहुंचा। उसके बदले उसकी पत्नी आई, आशा गवली, जिसे कि उसके गैंग में लोग मम्मी कहते थे, उसने जनसभा को संबोधित किया। तो यह मौका हाथ से निकल गया डी कंपनी के अरुण गवली को खत्म करने का। अब मुन्ना झिंगाड़ा को इसके बाद छोटा शकील ने कई और भी काम दिए। शकील के कहने पर मुंबई में झिंगाड़ा ने कई और भी हत्याएं की, और उनमें से एक प्रमुख हत्या थी कुशाल जैन नाम के शख्स की, जो कि छोटा राजन का फाइनेंसर बताया जाता था, उसका करीबी बताया जाता था। एक बड़ी हत्या थी। मुंबई पुलिस बड़ी तेजी से ढूंढने लगी मुन्ना झिंगाड़ा को। छोटा शकील के लिए अब यह बड़ा काम का आदमी बन गया था, और छोटा शकील नहीं चाहता था कि मुन्ना झिंगाड़ा पकड़ा जाए या फिर पुलिस एनकाउंटर में मारा जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे काम उसे करवाने थे। तो छोटा शकील ने उसे नेपाल के रास्ते दुबई बुला लिया, और फिर बाद में कराची भी बुलाया। अच्छा, इस बीच अंडरवर्ल्ड में एक और भी डेवलपमेंट हुआ था। 1994 में छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया। वो दाऊद से क्यों अलग हुआ, इसकी कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूं। अब दाऊद से अलग होने के बाद छोटा राजन लगातार डी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था।
भारतीय एजेंसियां छोटा राजन की मदद से दाऊद के खास लोगों को खत्म करवा रही थी, क्योंकि तब तक दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक आतंकवादी हो गया था, हमारे देश का दुश्मन बन चुका था। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर उसने मुंबई बमकांड को अंजाम दिया था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, इस फॉर्मूले के आधार पर हमारी खुफिया एजेंसियों ने छोटा राजन की मदद लेनी शुरू की और दुनिया भर में जहां जहां पर दाऊद का नेटवर्क था, दाऊद के लोग थे, वहां पर छोटा राजन के शूटर जाकर उन्हें खत्म कर रहे थे। जैसे कि नेपाल में मिर्जा दिलशाद बेग ने अपना नेटवर्क बना रखा था डी कंपनी के लिए, नेपाल का सांसद था, उसे भी खत्म करवाया और कई लोगों को खत्म करवाया गया। मुंबई में जो बमकांड के आरोपी थे उनको चुन चुन कर छोटा राजन के शूटरों ने खत्म किया। बदले में डी कंपनी के शूटर भी ऐसे लोगों को मार रहे थे जिनका नाम की मुंबई दंगों में आया था। 1992-1993 के मुंबई दंगों में जिन शिव सैनिकों का नाम आया था, बीएन श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट ने जिन्हें आरोपी घोषित किया था। तो एक बड़ा गैंगवॉर छिड़ चुका था मुंबई शहर में डी कंपनी और छोटा राजन के बीच। और डी कंपनी के लिए यह बेहद जरूरी हो गया था कि अपने नुकसान को रोकने के लिए वो छोटा राजन को खत्म करे। लेकिन छोटा राजन कहां है ये डी कंपनी को पता नहीं था। लगातार छोटा राजन को खोजने की कोशिश हो रही थी। इस बीच दाऊद का एक खास साथी जिसका नाम शरद शेट्टी था, जिसे लोग अंडरवर्ल्ड में बड़ा इडली के नाम से जानते थे। और ये शरद शेट्टी दुबई और शारजा में कई सारे 5 सितारा होटल चलाता था, नाइट क्लब चलाता था और डी कंपनी के लिए क्रिकेट बैटिंग का काम भी देखता था। तो इस शरद शेट्टी को अपने एक साथी से पता चला कि छोटा राजन थाईलैंड में है, और जिस साथी से जानकारी मिली उसका नाम था अशोक शेट्टी। यहां पर मैं अपने एक दोस्त और फिल्मकार अंबर शर्मा को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक किताब लिखी है इसी घटना पर और उसमें काफी कुछ उन्होंने पड़ताल करके जानकारी दी है। तो विथ ड्यू थैंक्स टू अंबर शर्मा, ये हिस्सा मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अंबर शर्मा के मुताबिक अशोक शेट्टी थाईलैंड में था, वहां पर एक कारोबारी के तौर पर रह रहा था और उसको पता चला कि छोटा राजन बैंकॉक शहर में मौजूद है। छोटा राजन और रोहित वर्मा ये एक फ्लैट में रह रहे थे और जो छोटा राजन के 2 साथी गुरु साटम और रवि पुजारी ये भी वहीं पर थे, ये एक दूसरे फ्लैट में साथ रह रहे थे। तो शरद शेट्टी के कहने पर अशोक शेट्टी ने रवि पुजारी और गुरु साटम के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू किया, उसके साथ दोस्ती की और इन्हीं के जरिए वो छोटा राजन तक भी पहुंचा। छोटा राजन से भी उसकी जान पहचान हो गई, छोटा राजन के फ्लैट में भी उसका आना जाना शुरू हो गया, रोहित वर्मा से उसकी जान पहचान हो गई। अब एक बार किसी कारण से रवि पुजारी और रोहित वर्मा के बीच में कोई झगड़ा हो गया पैसों के लेन देन को लेकर। जब ये बात अशोक शेट्टी को पता चली तो अशोक शेट्टी ने रवि पुजारी के कान भरने शुरू किए और कहा कि तुम क्यों इन लोगों के लिए काम करते हो, इससे अच्छा है कि छोटा शकील के लिए काम करो, वो तुम्हें ज्यादा पैसे देगा। और छोटा शकील के साथ उसने बात करा दी रवि पुजारी की और गुरु साटम की, और छोटा शकील ने कुछ करोड़ रुपए भिजवा दिए इनको देने के लिए। अब एक दिन अशोक शेट्टी को इन्हीं रवि पुजारी और गुरु साटम से जानकारी मिलती है कि छोटा राजन अब थाईलैंड से अपना बेस खत्म करके अफ्रीका के किसी देश में अपना नया बेस स्थापित करने जा रहा है और वहां के माइनिंग बिजनेस में भी वो शामिल होने जा रहा है। तो ये जानकारी जब अशोक शेट्टी के पास आई तो तुरंत छोटा शकील को बताया गया। अब छोटा शकील ने तय किया कि इससे पहले कि छोटा राजन बैंकॉक छोड़कर बाहर जाए, बैंकॉक में ही उसको और रोहित को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इसके लिए उसने एक शूटरों का दस्ता बैंकॉक रवाना कर दिया और इस दस्ते की अगुवाई की इसी मुन्ना झिंगाड़ा ने, और उसके साथ में एक और भी खतरनाक शूटर था जिसका नाम था राशिद मलबारी।
ये राशिद मलबारी वही है जो कि इस्माइल मलबारी का भाई था। इस्माइल मलबारी ने ही, याद कीजिए, उसी ने मुन्ना झिंगाड़ा की एंट्री करवाई थी डी कंपनी में। अब ये जो दस्ता था शूटरों का, ये जिस जगह पर बैंकॉक में जहां पर ये लोग रहते थे, रोहित वर्मा और छोटा राजन, उन्हीं की इमारत के पास में इन्होंने भी एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वहां पर रहने लग गए और इनके मूवमेंट्स पर नजर रखने लगे। इनके पास हथियार वगैरह भी पहुंचा दिए गए जो छोटा शकील का वहां पर लोकल नेटवर्क था उसके जरिए। अब होता यह है कि 15 सितंबर 2000 को शाम के वक्त अशोक शेट्टी चाय वाय पीने के बहाने, गपशप करने के बहाने रोहित शर्मा और छोटा राजन से मिलने उनके फ्लैट में जाता है। कुछ देर तक वहां रहता है। दरअसल उसका मकसद ये पता करना होता है कि दोनों एक साथ घर में मौजूद हैं कि नहीं। कुछ देर रुकने के बाद वो वहां से निकल जाता है और छोटा शकील को कॉल करके बताता है कि दोनों लोग घर पर मौजूद हैं। इसके बाद अशोक शेट्टी ये कहता है राजन से कि चूंकि अब नए जगह पर बेस बनाया जा रहा है गैंग का, तो उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए और वो केक लेकर आएगा। एक केक खरीदता है और केक लेकर छोटा राजन के फ्लैट पर पहुंचता है, रोहित वर्मा के फ्लैट पर पहुंचता है और उसके साथ पीछे पीछे 4 शूटर, मुन्ना झिंगाड़ा, राशिद मलबारी और 2 और, कुल 4 शूटर ये भी पहुंचते हैं। फ्लैट की डोरबेल बजाता है अशोक शेट्टी। की होल से रोहित वर्मा देखता है कि बाहर अशोक शेट्टी ही खड़ा है, उसके हाथ में केक है। उसे कोई शक नहीं होता और उसे अंदर लेने के लिए वो दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अशोक शेट्टी एक तरफ हट जाता है और पीछे से मुन्ना झिंगाड़ा, राशिद मलबारी और बाकी के दोनों शूटर अंदर घुसते हुए फायरिंग करते हैं, लगातार फायरिंग करते जाते हैं। कुछ गोलियां रोहित वर्मा को लगती हैं और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। उसकी पत्नी को भी कुछ गोलियां लगती हैं। जब ये गोलियां चलने की आवाज आती है तो छोटा राजन अंदर के कमरे में होता है, उसे चिल्लाहट सुनाई पड़ती है, गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ती है और समझ जाता है कि कुछ लोग हमला करने के लिए फ्लैट में दाखिल हो चुके हैं। वो कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान मुन्ना झिंगाड़ा वहां तक पहुंच जाता है और बीच में जो गैप होता है वहां से वो फायरिंग करना शुरू करता है। दरवाजा बंद करते करते कई गोलियां चलाता है और एक गोली छोटा राजन के पेट में घुस जाती है, पेट में जाके लगती है, वो लहूलुहान हो जाता है। लेकिन फिर भी जो पीछे की तरफ खिड़की होती है वहां से वो नीचे कूद जाता है और नीचे झाड़ियां होती है उसमें छुप जाता है। तब तक अंधेरा हो चुका होता है और मुन्ना झिंगाड़ा देखता है तो उसे वो नजर नहीं आता, उसे लगता है कि वो भाग गया। बाद में मुन्ना झिंगाड़ा और बाकी के तीनों शूटर वहां से निकल जाते हैं। जो उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो तुरंत बैंकॉक पुलिस को इत्तला करते हैं। बैंकॉक पुलिस मौके पर पहुंचती है। छोटा राजन उन्हें मिलता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब जब ये घटना मैं आज तक पर ब्रेक करता हूं अगले दिन रात को, तो उसके बाद तमाम न्यूज चैनल्स उसको फ्लैश करना शुरू कर देते हैं, वो भी अपनी पड़ताल करना शुरू कर देते हैं और ज्यादा जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं। और 2 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो आज तक अपनी ओर से दीपक चौरसिया को भेजता है और दूसरी तरफ एनडीटीवी संजय अहिरवाल नाम के पत्रकार को भेजते हैं। ये दोनों टीवी के पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिंट के जर्नलिस्ट भी पहुंचते हैं। इंडिया टुडे से शीला रावल भी जाती हैं। और फिर होता यह है कि मुन्ना झिंगाड़ा गिरफ्तार कर लिया जाता है 3-4 दिनों में। बैंकॉक पुलिस हिरासत में ले लेती है और अपने लॉकअप से जब उसे अदालत ले जाया जा रहा होता है तो ये जो पत्रकार हैं, टीवी पत्रकार, ये उसके सामने अपना माइक डालते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमको किसने भेजा था यहां पर। तो सीधे कबूल कर लेता है और बोलता है शकील बॉस ने भेजा था। और फिर आगे ये भी कहता है कि 6 महीने के अंदर वापस मारेंगे, फिर मारेंगे इसको। पूरी कहानी वहीं साफ कर देता है कि छोटा शकील ने ही भेजा था इसे। कैमरे पर कबूल करता है और ये भी धमकी देता है कि 6 महीने के अंदर फिर से
अटेम्प्ट किया जाएगा छोटा राजन को मारने का। अगर ये अटेम्प्ट फेल हो गया तो क्या हुआ? ये कन्फेशन था उसका। अब होता यह है कि जब मुन्ना झिंगाड़ा पकड़ा जाता है तो उसके बाद भारत सरकार उसको प्रत्यर्पित करने के लिए थाईलैंड सरकार से दरखास्त करती है। थाईलैंड सरकार भी मंजूर कर देती है। एक फ्रेंडली देश है थाईलैंड। लेकिन मुन्ना झिंगाड़ा अपने एक्स्ट्रेडिशन को चुनौती देता है वहां की अदालत में, जिसको कि भारत सरकार चैलेंज करती है और भारत सरकार वहां पर मुकदमा जीत जाती है और निचली अदालत आदेश दे देती है कि मुन्ना झिंगाड़ा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। लेकिन मुन्ना झिंगाड़ा उस आदेश को वहां के हाईकोर्ट में चुनौती देता है। इस बीच कहानी में एंट्री हो जाती है पाकिस्तान सरकार की, और पाकिस्तान की सरकार कहती है कि ये मुन्ना झिंगाड़ा तो हमारा नागरिक है, इसके पास हमारा पासपोर्ट था, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही ये पहुंचा था वहां पर मुन्ना झिंगाड़ा, और हमारे नागरिक को भारत को कैसे डिपोर्ट किया जा सकता है। तो एक पार्टी वो भी हो जाती है। अब भारत सरकार कहती है कि हम तो इसका डीएनए टेस्ट करा के बता सकते हैं, इसके नाते रिश्तेदार तो अभी भी मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहते हैं, उससे साबित हो जाएगा कि भारत का ही नागरिक है। लेकिन मुन्ना झिंगाड़ा डीएनए टेस्ट करवाने से मना कर देता है, और थाईलैंड में ऐसा नियम है कि किसी कैदी का डीएनए टेस्ट उसकी मर्जी के बगैर नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे में कानूनी तौर पर भारत की हार होती है वहां पर, और मुन्ना झिंगाड़ा पाकिस्तान की ओर चला जाता है। अच्छा, 25 नवंबर 2009 को उसका एक भाई जो मुंबई में रहता था और वो भी अंडरवर्ल्ड में शामिल हो चुका था, उसकी एक पुलिस एनकाउंटर में मुंबई में मौत होती है, मुंबई के उपनगर में। लेकिन मुन्ना झिंगाड़ा खुद अब तक हाथ नहीं आ सका। तो दर्शकों, ये कहानी थी डी कंपनी के मिशन बैंकॉक की और उसके खतरनाक शूटर मुन्ना झिंगाड़ा की। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।